हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम लोग जो हमारे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 सेम में जो हमारी सब्जेक्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, तो उसके अंदर में जो सिलेबस है उसे हम लोग उसके अंतर्गत जो हमारा पहला जो लेक्चर है रेनफेड एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चों, आप लोग इसे मन से पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ही तब तक कवर करेंगे जितना टॉपिक होगा हमसे। और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग समझेंगे। और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में करके मुझे बताएंगे, ताकि हम लोग उसे फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अपना आज का टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है रेनफेड फार्मिंग इंट्रोडक्शन डेफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि रेनफेड फार्मिंग का हिंदी क्या होता है? वर्षा आधारित खेती या वर्षा आधारित कृषि, मतलब वैसी कृषि जो पूरी की पूरी वर्षा पे ही आश्रित होती है। वर्षा बोले तो रेनफॉल, बारिश पे, बारिश के पानी पे ही आधारित होती है खेती करने के लिए। अगर उस क्षेत्र में रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा? वहाँ के किसान बहुत सारे समस्या से सफ़र करेंगे और उनमें प्रॉपर तरीके के वो खेती नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर उन्हें यील्ड नहीं मिल पाएगा। तो वैसे क्षेत्र जो पूरी की पूरी बारिश पे आश्रित होती है अपनी खेती के लिए, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? रेनफेड फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट लाइवलीहुड सोर्सेज इन इंडिया विथ नियरली 2/3 ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है हमारे देश का सबसे बड़ी यूनिट है, जो कि मतलब 2/3 जो लोग हैं, जो जनसंख्या है हमारे देश की, वो किस पे आश्रित होते हैं? उनका दिनचर्या किस पे चलता है? कृषि पे ही आधारित है। तो कृषि पे आधारित है तो हमें पता है कृषि करने के लिए हमें रेनफॉल की बहुत आवश्यकता है। बिना पानी का हम अपनी खेती तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? रेनफेड एग्रीकल्चर इज एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर इटसेल्फ। इसमें कहने का मतलब ये लिखा है कि जितना पुराना हमारा कृषि है उतना ही पुराना रेनफेड एग्रीकल्चर भी है। मतलब कृषि जितना पुराना है उतना ही पुराना वर्षा आधारित कृषि है। मतलब बिना वर्षा के हम अपना खेती नहीं कर सकते हैं, बट जिस जगह में सिंचाई के माध्यम नहीं है, ट्यूबवेल्स हो गया, कैनाल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, उस क्षेत्र में नहीं है, तो वो क्षेत्र किस पर आधारित होते हैं अपने खेती के लिए? रेनफॉल पे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसमें डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज नॉन एज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। दोस्तों, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड एग्रीकल्चर ये एक दूसरे के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कुछ और होता है और रेनफेड एग्रीकल्चर कुछ और होता है। दोनों का मतलब वही है कि ऐसे कृषि जो पूरी की पूरी रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होती है खेती के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। आगे इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है? टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। हमें पता है कि हमारे भारत देश का टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, हमारा भारत देश का एरिया कितना है एरिया, वो क्या लिखा हुआ है? 328.12 मिलियन हेक्टेयर। और कहीं कहीं किताबों में एग्जैक्ट भी लिखा रहता है 329 मिलियन हेक्टेयर। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इसी में हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस, मतलब इस जो 328.12 मिलियन हेक्टेयर है, इसमें से 175 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड हैं वो क्या है? लैंड इज़ डिग्रेडिंग एवरी ईयर ड्यू टू इरोजन। मतलब 175 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र हैं वो प्रत्येक साल डिग्रेड हो रहे हैं। मतलब इसी क्षेत्र में से प्रत्येक साल क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। किसके वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू इरोजन, कटाव। किसके कटाव से? मिट्टी के कटाव से, जल कटाव से, हवा कटाव से, हवा अपर्दन की वजह से हमारे इस क्षेत्र 175 मिलियन हेक्टेयर में से कुछ जो ज़मीन है वो बर्बाद होते जा रहे हैं, गंदगी होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है? अमॉन्ग द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ड्राईलैंड एरिया इज़ 85 मिलियन हेक्टेयर। हमारे भारत के जो भी
328 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया हैं, उनमें से ड्राई लैंड एरिया कितने क्षेत्र में हैं? 85 मिलियन हेक्टेयर में है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस डाटा को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ये डाटा एग्जाम में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ट्रू फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं, तो आप लोग इस डाटा को याद करेंगे। और उनमें से भी टोटल नेट कल्टिवेटेड एरिया, मतलब ऐसे क्षेत्र जिन पे हम खेती करते हैं, वो कितने एरिया में है? 143 मिलियन हेक्टेयर में है। मतलब ये 328 मिलियन हेक्टेयर के अंतर्गत में ही 143 मिलियन हेक्टेयर ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे हम लोग अपनी खेती को करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे फर्दर इसमें बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड, मतलब रेनफॉल का हिंदी क्या होता है? वर्षा या बारिश। जितना हमें बारिश रिसीव्ड हम लोग करते हैं अपने देश में, हमें जितनी मिलती है पानी, उसके आधार पे ये जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है या रेनफेड एग्रीकल्चर है, ये 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया हुआ है। 3 वर्ग, इसके 3 वर्गीकरण हैं, 3 समूह में इसे बांटा गया हुआ है। कौन कौन से हैं? पहला ड्राई फार्मिंग, दूसरा क्या है? ड्राईलैंड फार्मिंग, तीसरा क्या है? रेनफेड फार्मिंग। तो दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे कि ड्राई फार्मिंग क्या होते हैं। ड्राई फार्मिंग मतलब शुष्क खेती कहने का मतलब। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों इसमें? इट इज़ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स विथ एनुअल रेनफॉल लेस दैन 750 mm। मतलब ये ऐसे क्षेत्र में खेती किए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र की खेती है जिस क्षेत्र में वार्षिक रेनफॉल कितनी होती है? लेस दैन 750 mm। मतलब जो हमारे देश का जो टोटल एनुअल रेनफॉल है 1194 मिलीमीटर है, उसके कंपेरिजन में उस क्षेत्र में कितना रेनफॉल होती है? लेस दैन 750 mm। उस क्षेत्र को हम किस फार्मिंग में कहेंगे? ड्राई फार्मिंग में। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्राई फार्मिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसमें जो क्रॉप जो कल्टीवेशन होते हैं कितने दिन के होते हैं क्रॉप, क्या क्या हमें उसमें कंजर्वेशन टेक्निक सप्लाई करने होंगे ताकि हम मॉइस्चर को मेंटेन कर सकें और हम अपने यील्ड को अच्छा ले सकें। तो दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? क्रॉप फेल्यूर इज़ मोस्ट कॉमन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। अब दोस्तों आपको पता है कि जिस क्षेत्र में रेनफॉल की कमी होगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या होगा? क्रॉप को फेल होना, मतलब जो हमारा फसल को फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? ताकि वहाँ पे लंबे अवधि तक ड्राई स्पेल, सूखे अवधि रहते हैं, सूखी समय रहते हैं, ड्राई रहता है, तो जिससे क्या होगा? हमारा फसल बर्बाद होने का ज़्यादा चांसेज रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज आर एरिड रीजन्स विथ अ ग्रोइंग सीजन। मतलब ये कैसे क्षेत्र हैं? ये एरिड रीजन है। ठीक है दोस्तों, एरिड रीजन का मतलब शुष्क क्षेत्र। ठीक है, और ग्रोइंग सीजन, कितने दिनों के यहाँ पे सीजन होते हैं, फसल कितने दिन में कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे दोस्तों? यहाँ जो फसल जो हमारे कंप्लीट कितने दिन में हो जाते हैं? 75 डेज के अंदर ही हमारे फसल कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब इनका सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें मेन पॉइंट क्या है? मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज आर नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब इस क्षेत्र में हमें फसल को उत्पादन करने के लिए नमी को कंजर्व करना, नमी को संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस क्षेत्र में हम नमी को संरक्षण नहीं करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? हमारा यील्ड सही हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें हमें कमी मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा जो इसका क्लास है, वर्गीकरण है, ड्राईलैंड फार्मिंग। दोस्तों ड्राईलैंड फार्मिंग मतलब शुष्क भूमि क्षेत्र, शुष्क भूमि खेती, मतलब ऐसे क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हम लोग पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स विथ एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm। अब ये पहला हमने देखा कि क्या था? पहला हमारा क्या था? ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितने हैं? कम है 750 mm से, तो वो क्या है? ड्राई फार्मिंग। बट ड्राईलैंड फार्मिंग क्या आ गया? ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जिस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, रेनफॉल कितनी होती है? मोर देन 750 mm और लेस देन 1150 mm या 900 mm भी कहीं कहीं किताबों में लिखे रहते हैं। तो वैसे क्षेत्र जहाँ पे 750 mm से ज़्यादा वर्षा होती है और 950 mm से कम होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शुष्क भूमि खेती या शुष्क भूमि क्षेत्र। और दोस्तों आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? हमें पता है कि इस क्षेत्र में रेनफॉल ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि ड्राई स्पेल्स का चांसेज कम रहेगा। मतलब हमारा क्रॉप फेल होने का चांसेज इसमें कम रहता है। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें लिखा हुआ? दीज आर सेमी एरिड ट्रैक्ट। मतलब पहला वाला क्या था? ड्राई फार्मिंग,
वो क्या होते हैं, एरिड रीजन होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं दोस्तों। और ये क्या है, सेमी एरिड है, मतलब ये मध्य शुष्क क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पे सूखा होने का चांसेस हल्का कम रहता है, होते हैं बट कम चांसेस रहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो क्रॉप ग्रोइंग पीरियड है क्रॉप्स के कितने दिनों के होते हैं, 75 टू 120 डेज। पहले वाले में क्रॉपिंग पीरियड कितना था, 75 डेज। हमें यही याद रखने हैं इन क्लासिफिकेशन में। आगे दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज आर देन नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब इसमें भी हमें नमी को संरक्षण करने का जो प्रैक्टिस है वो करना होगा क्रॉप को उत्पादन करने के लिए दोस्तों। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ वेवर एडुक्वेट ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर वर्टिसोल्स और ब्लैक सॉइल्स। और किसी किसी क्षेत्र में जहाँ पे वर्टिसोल्स और ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं उस क्षेत्र में हमें क्या ड्रेनेज सिस्टम चैनल बनाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या होगा उस क्षेत्र में हमारे फसल्स में बहुत सारे समस्याएं आ सकती है ज़्यादा पानी होने की वजह से। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखते हैं, क्या है, रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन इन रीजन्स विथ एनुअल रेनफॉल मोर देन 1150 mm, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हमारे फसल को उत्पादन करने के लिए एनुअल वार्षिक रेनफॉल कितने चाहिए हमें, मोर देन 1150 mm। ठीक है दोस्तों, क्रॉप्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जब इस क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही है तो फिर यहाँ पे ड्राई स्पेल नहीं रहेगा, सूखा का अवधि सूखा नहीं रहेगा, तो इसमें क्या है, हमारा फसल मॉइस्चर स्ट्रेस को फिल नहीं करेगा, मतलब नमी की वहाँ पे कमी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है, एम्फेसिस इज ऑफन ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर, मतलब इसमें इस क्षेत्र में किस चीज़ पर जोर दिया जाता है, एक्सेस वाटर, जो हमारे अधिक जो पानी हमारे फसल में लग जाते हैं उसे हमें बाहर निकालने का सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। तो इस क्षेत्र में हमें क्या करना होगा दोस्तों, ड्रेनेज चैनल अच्छे से बनाने पड़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, दीज आर ह्यूमिड रीजन्स विथ ग्रोइंग पीरियड मोर देन 120 डेज, मतलब इस क्षेत्र में क्या है, हमारे फसल कितने दिन के होते हैं, 120 दिन के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, जो ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो ये संस्थान है इन्होंने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को दो भाषा में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं, ड्राईलैंड एंड रेनफेड फार्मिंग। और ये किस बेसिस पे किए हुए हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या क्या अवधारणा है। पहला क्या है, रेनफॉल, मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग में रेनफॉल हमें कितने चाहिए, लेस देन 800 mm, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग। और रेनफेड फार्मिंग को क्या कहेंगे, जिस क्षेत्र में मोर देन 800 mm वर्षा होती है उसे हम लोग रेनफेड फार्मिंग कहेंगे। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग में शॉर्टेज कमी होती है, रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है, भरपूर मात्रा में नमी पाई जाती है। ग्रोइंग सीजन कितने दिन के होते हैं ड्राई लैंड में, लेस देन 200 दिन के अंदर अंदर ही हम अपने फसल को सोइंग से लेकर हार्वेस्ट कर लेते हैं। रेनफेड में क्या है, 200 से अधिक दिनों तक हम अपने फसल को इसमें कल्टीवेट करते हैं। ग्रोइंग रीजन्स, किस क्षेत्र में हम उगाते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड, शुष्क और मध्यम शुष्क क्षेत्र। और रेनफेड फार्मिंग दोस्तों किस में आ जाएंगे, ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब जिस क्षेत्र में नमी होती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं ह्यूमिड कहते हैं। और क्रॉपिंग सिस्टम दोस्तों ड्राई लैंड फार्मिंग में कैसे होते हैं, पैटर्न, सिंगल और इंटर क्रॉपिंग, एक फसल लगाते हैं या एक से अधिक फसल भी लगाते हैं। और रेनफेड में कैसा कंडीशन है, इंटर क्रॉपिंग या डबल क्रॉपिंग, एक से अधिक या दो फसल भी हम एक साथ लगा सकते हैं। और कंस्ट्रेंट्स, मतलब क्या क्या इसमें समस्याएं हमें आ सकती है। ड्राई लैंड फार्मिंग में अगर सूखा की वजह से क्या हो सकता है, विंड एंड वाटर इरोजन, मतलब हवा या जल अपर्दन हो सकती है। और रेनफेड में क्या होगा, वाटर इरोजन, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या होगा, हमारा पानी एक्सेस बाहर निकलने लगेगा फील्ड से। आज का जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा क्या है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब शुष्क खेती के क्या महत्व है भारतीय कृषि में। तो हम लोग देखते हैं, अबाउट 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन लिव्स इन ड्राई फार्मिंग एरियाज एंड देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन सक्सेस और फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स। हमें पता है कि हमारे भारत देश कृषि प्रधान देश है और 70% जो ग्रामीण जो जनसंख्या है किस पे आधारित है,
खेती पर आधारित है। और उसमें भी जो क्षेत्र जो 70% जो क्षेत्र हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या हमारा जो दिनचर्या का जो क्या हो सकता है, इसमें हमें सक्सेस और फेल्यूर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब हमें फ़ायदे भी हो सकते हैं और लॉस भी होने का हमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे फसल से। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइंग 60% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड सपोर्ट्स 40% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 60% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किस क्षेत्र में, भारतीय कृषि में। जो 60% जो क्षेत्र हैं जो खेती किए जाते हैं और 40% जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, सहायता करती है, और 40% जो है लाइव स्टॉक, मतलब जो हमारे पशु पालन जो हैं, जो हम लोग पशु का जो जनसंख्या है मोस्टली किस क्षेत्र में ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं, 60% वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्या पॉइंट है इसमें, द कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ अबाउट 42% ऑफ टोटल फूड ग्रेन। जो हम टोटल जो अनाज का उत्पादन करते हैं वो किस क्षेत्र से ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन मिलती है। 42% जो क्षेत्र हैं वो रेनफेड में आते हैं, उन्हीं से हमें ज़्यादा फूड ग्रेन मिलती है। 75% वाइल्ड सीड्स, 75% जो वाइल्ड सीड जो तिलहन का उत्पादन है रेनफेड से हमें मिलती है। 90% जो है दाल जो हमें मिलती है इसी क्षेत्र से मिलती है। 70% जो कॉटन कपास होती है हमें इस क्षेत्र से मिलती है। आगे क्या है दोस्तों, मोर देन 90% ऑफ द एरिया अंडर सॉर्गम ग्राउंडनट पल्सेज इज रेनफेड। जो 90% जो हमारे क्षेत्र हैं सॉर्गम के, सॉर्गम हो गया, मड़ुआ जिसे हम बोलते हैं, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली बोलते हैं, पल्सेज जो दलहन वाले फसलें हैं किस क्षेत्र में आते हैं, रेनफेड में आते हैं। इन केस ऑफ मेज एंड चिकपी, मक्का और चना 82 से 85% जो क्षेत्र हैं रेनफेड में आते हैं। और इवन 78% ऑफ कॉटन एरिया इज रेनफेड। कॉटन के जो क्षेत्र हैं वो भी रेनफेड में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट जो हमारा है देखते हैं हम लोग, एट प्रेजेंट 3 हेक्टेयर ऑफ ड्राईलैंड क्रॉप प्रोड्यूस सीरियल ग्रेन इक्विवेलेंट टू दैट प्रोड्यूस्ड इन 1 हेक्टेयर इरीगेटेड एरिया क्रॉप। ये कहने का ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि हम लोग 1 हेक्टेयर में जो इरीगेटेड, जो हम लोग आर्टिफिशियल जो सिंचाई देते हैं उसके इक्विवेलेंट क्या होता है हमें, कि 3 हेक्टेयर ड्राईलैंड क्रॉप जो हम लगाते हैं 3 हेक्टेयर में, उससे ज़्यादा हमें फसल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 हेक्टेयर जो हम इरिगेशन देते हैं किसी फील्ड में, उसके कंपेरिजन में हमें 3 गुना ज़्यादा हमें लागत फसल मिल जाता है। इससे ड्राईलैंड क्रॉप, ड्राईलैंड वाले क्षेत्र से, जिसमें हम लोग जो रेनफॉल पे जो आधारित होते हैं खेती के लिए। तो अच्छी बात भी है ये। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों इसमें, ड्राईलैंड ऑफर्स गुड स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, हॉर्टिस सिल्वी पास्चर एंड सच अदर सिमिलर सिस्टम्स। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जो ड्राईलैंड जो क्षेत्र हैं, शुष्क भूमि क्षेत्र हैं, वो किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ हम जंगल भी लगा सकते हैं, मतलब कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी के लिए, हॉर्टिकल्चर, सिल्वी पास्चर, उद्यानिकी और चारा के लिए, और भी अलग अलग तरीक़ों के लिए सही होते हैं। जो कि हम अगर इस क्षेत्र से हम फूड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम अपने कैटल को यहाँ पे पाल सकते हैं अपने, और अलग अलग प्रकार के हम फॉरेस्ट का ट्री स्पीसीज लगा सकते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, हमारे जो वातावरण में जो वातावरण की शुद्धता को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है, रेनफेड एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई भी इसमें अगर आपको डाउट हो इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट में करके बताइए, हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।